हेलो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि संसाधन क्या होता है, किस आधार पर हमने उसका वर्गीकरण किया है, कैसे कैसे वर्गीकरण किया है, और इसके अलावा हमने कि गवर्नमेंट ने हमारी किस तरीके से कौन से सम्मेलन थे, जैसे रियो डी जेनेरियो के बारे में हमने पढ़ा। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे का कि संसाधन नियोजन क्या होता है, या कौन कौन से संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज आइए देखते हैं कि संसाधन नियोजन कहते किसे हैं। संसाधन नियोजन ऐसे उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन का उपयोग उचित प्रकार से कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, तो उसको हम संसाधन नियोजन कहते हैं। मतलब सिंपली हम संसाधन को नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, यानी हमें इस तरीके से संसाधन को प्लान करना है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उस पे भी उसके लिए भी कुछ ना कुछ बच जाए और हम भी उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे सतत विकास कहते हैं। ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन कैसे के लिए क्या काम किया जा रहा है। जैसे संसाधन की मदद से समुचित विकास करने के लिए ये ज़रूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। मतलब सिंपली हमें अगर कोई भी वो बनानी है योजना हमें भारत के अंदर, तो हमें ध्यान रखना है कि टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पर कैसी है, उसका कैसा हमारा लोग कितने कुशल है, कैसे कौशलों का यूज़ किया जाए, संस्थागत कैसे एक संस्थान किस तरीके से और कैसे काम करती है। तो उसके अलावा पंचवर्षीय योजना जो है ये लागू की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। अब ये बंद हो गई है। पहले ये चलती थी, हर 5 साल में कुछ ना कुछ इसका सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ प्लान किया जाता था कि 5 साल में हमें ये काम करना है। ठीक है, भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनानी है कि हमारे भारत में कौन सी जगह पर किस तरीके का कहाँ से कितना संसाधन हमें मिलेगा, उसकी सूची बनाएंगे। ठीक है, उसकी लिस्ट बनाई जाएगी। उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और संस्थागत ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए नियोजित ढांचे तैयार किया जाएगा, ताकि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और जो लोग जिनके पास कुशलता है किसी भी काम को करने की, ठीक है, तो उसको हमें किस तरीके से सही से इस्तेमाल करना है अपने भारत के विकास के लिए, संसाधन नियोजन के लिए। ठीक है, संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बिठाना है कि भाई संसाधन का भी नियोजन हो जाए और विकास भी सही तरीके से चल सके। तो इसमें हमें क्या संतुलन बिठाना है, तालमेल बिठाना है। अब संसाधन संरक्षण क्या हो। संरक्षण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बचाना, सेव करना। तो संसाधन का उचित प्रबंधन, ताकि जल, भूमि, वनस्पति, मृदा इस प्रकार के से प्रयोग करना कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा जाए। मतलब हमें इस्तेमाल करना है, लेकिन ऐसा इस्तेमाल करना है कि आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको भी वो चीज़ हासिल हो जाए। जैसे हमें पता है कि हमारे पास पेट्रोल और कोयला जो है वो लिमिटेड है, इतना नहीं है कि हम अंधाधुंध उसका इस्तेमाल करे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके कि भाई किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भू संसाधन की। भू मतलब होता है भूमि, और संसाधन आपको पता है जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, ठीक है, और उसके अलावा जो आपके संचार के साधन हैं, संचार की व्यवस्था है, सारी की सारी चीज़ें भूमि पर ही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास अगर भूमि खत्म हो गई तो फिर हम कहीं और कर लेंगे। ठीक है, तो
सारी चीज़ें, आप चाहे बिल्डिंग बनाने जा रहे हो या सड़क बनाने जा रहे हो, सब कुछ हमारी हर चीज़ पर भूमि चाहिए। चाहे आप खेती करने जा रहे हो, वो कहाँ होगी, वो भी तो ज़मीन पर ही होगी। तो इसलिए भूमि जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक सीमित संसाधन है, ठीक है, एक लिमिटेड है, पूरी दुनिया में हर जगह ज़मीन नहीं है। तो भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। भाई हम मानते हैं ज़मीन है भी बहुत सारी, लेकिन सब हमारे यूज़ के लिए सही तरीके से नहीं है। तो भारत में जो भूमि संसाधन है वो लगभग 43% जो है वो भू क्षेत्र मैदान है, ठीक है। 43% जो है 100% में से वो तो मैदानी भाग है, जो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करता है, ठीक है। और उसके अलावा 43% के बाद बाकी है जो लगभग 30% है, ठीक है। 30% भूमि क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत है, ठीक है। पर्वत यानी पहाड़ हैं, जो 12मासी नदियाँ निकलती हैं जहाँ से, ठीक है। 12मासी का मतलब होता है 12मासी यानी 12 मास, मास मतलब महीने, यानी हमारे साल में जो 12 महीना होते हैं रेगुलर वो नदियाँ चलती रहती हैं, तो उन नदियों को हम 12मासी कहते हैं। जैसे गंगा यमुना हो गई, सरस्वती तो अब विलुप्त हो गई है, लेकिन गंगा यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी नदियाँ 12मासी कहलाती हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पर्वत हो गया 30% ज़मीन पर, ठीक है। उसके अलावा 27% जो है 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र। अब पठारी क्षेत्र क्या होता है, पर्वत जो होता है उसकी एक चोटी होती है, एक नोक होती है, लेकिन जो पठार होता है उसकी आपको चोटी का पता नहीं चलेगा, ठीक है। जहाँ से वो ऊपर चढ़ रहा है सिर्फ वहीं से आपको पता चलेगा कि ये पठार है। तो 27% भाग पर क्या था, पठार। अब हम भू उपयोग कैसे करते हैं, भूमि का उपयोग कैसे करते हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है या विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए करते हैं। आर्थिक गतिविधि क्या होती है भाई, आर्थिक गतिविधि का मतलब होता है जो आप गतिविधि या जो एक्टिविटी आप पैसा कमाने के लिए करते हैं उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक प्रक्रिया क्या है, इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, भूमि का उपयोग अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के लिए करेंगे। जैसे आपको बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है, फैक्ट्री लगानी है, उसके अलावा खेती करनी है, तो ये सारी की सारी क्या है भाई, आर्थिक गतिविधि होती है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, पहला हो गया वन। निर्धारित करने वाले तत्व यानी भूमि का आप इस्तेमाल किस किस तरीके से कर रहे हैं। पहला वन हो गया, पेड़ों से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र वन कहलाता है, यानी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वो वन कहलाता है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी जब हमारे पास ज़मीन नहीं है तो वो ज़मीन बंजर या कृषि अयोग्य भूमि कहलाती है, जिसे गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि होती है, जिसमें आपके भाई वहाँ पर इमारत वगैरह बना दी या सड़कें बना दी या और भी कोई एक्टिविटी कर दी, ठीक है, तो वो आपकी कृषि में नहीं लगाई जा सकती, वो तो इसीलिए उसे गैर कृषि परियोजना कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा पड़ती भूमि। अब ये पड़ती भूमि क्या है, वर्तमान पड़ती भूमि का मतलब है जहाँ कृषि एक वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो। मीन्स कोई ज़मीन है उस पर हमने एक साल से अगर खेती नहीं की है तो उसका मतलब उसको कहेंगे पड़ती भूमि, ठीक है। दूसरा है अन्य पड़ती भूमि। अब अन्य पड़ती भूमि क्या है, अन्य पड़ती जहाँ 1 से 5 साल के बीच में खेती ना की गई हो। 1 साल अगर कहीं खेती नहीं की गई तो वो पड़ती भूमि, और 1 साल के बाद 5 साल तक अगर कहीं पर खेती नहीं की गई है तो वो अन्य पड़ती भूमि में गिना जाता है। उसके बाद अन्य कृषि योग्य भूमि क्या होगी, स्थायी चारागाह। स्थायी चारागाह यानी परमानेंट, जहाँ पर चारागाह मतलब है जो जानवर जहाँ पर अपना चारा
चुगते हैं, बड़ी बड़ी घासें आ जाती हैं वहाँ। अन्य गोचर भूमि विविध वृक्ष हो गए, वृक्ष फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि आ जाती है। कृषि योग्य भूमि आ जाती है, बंजर भूमि हो गई। ये 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है, तो उसको अन्य कृषि योग्य भूमि कहते हैं। अब शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो होता है जहाँ पर आप बोते हैं, कृषि करते हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार क्या क्या है, मतलब किस किस तरीके के हमारे पास भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप मिलते हैं। तो पहला है भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति। भौतिक कारक क्या होता है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जिस तरीके का हमारा भारत दिखाई देता है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है, तो इसे भौतिक कारक कहते हैं। ठीक है। तो भू आकृति हो गई सबसे पहला। मृदा जलवायु हो गया, कहीं पर भाई ठंड ज़्यादा होती है, कहीं गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं बारिश ज़्यादा होती है, तो ये मृदा और जलवायु अलग अलग हो जाती है। उसके अलावा मानवीय कारक आ जाते हैं कि हम भी मतलब ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं। जनसंख्या घनत्व हो गया, प्रौद्योगिकी क्षमता हो गई, संस्कृति हो गई, परंपरा हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उपयोगी प्रारूप के प्रकार हैं। भू निम्नीकरण के कारण, तो भू निम्नीकरण यानी भूमि को बर्बाद करने के कई सारे कारण हैं जिससे खराब हो जाती है, जैसे खनन, अतिचारण, अति सिंचाई, औद्योगिक प्रदूषण और वनोन्मूलन। तो इसके अलावा अब भूमि को संरक्षण के उपाय कैसे हैं। संरक्षण मतलब हम खराब हो गई भूमि, तो उसको हम किस तरीके से संरक्षित करेंगे, उसको बचाएंगे कैसे। तो पहले अगर कोई भूमि खराब हो रही है तो उसको बचाने के लिए हमें पहले वनारोपण करना पड़ेगा, जंगल लगाने पड़ेंगे। पेड़ काट रहे हो तो उसे लगाओ। ठीक है। पशुचारण नियंत्रण करना पड़ेगा कि एक ही जगह से सारे का सारा पशु सारा खा गए तो वो ज़मीन कमज़ोर हो जाती है। रक्षक मेखलाएं यानी एक लाइन में पेड़ लगानी पड़ेंगे। खनन नियंत्रण करना पड़ेगा। औद्योगिक जल का परिष्करण करना पड़ेगा। ठीक है। अब मृदा संरक्षण, मृदा संसाधन, संरक्षण नहीं संसाधन। मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी में ही खेती होती है, तो मिट्टी कई प्रकार की होती है या कई जीवों का प्राकृतिक घर होती है या आवास होती है। ठीक है। तो मृदा का मतलब है मिट्टी। देखो भूमि जो है वो तो पूरी की पूरी जितनी भी परत है सब कुछ भूमि थी। ठीक है। लेकिन मिट्टी जो होती है इसकी एक परत होती है जहाँ पर हम लोग सारे के सारे रहते हैं, जहाँ आप चलते हो, वो सारा का सारा आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है मृदा संसाधन। मिट्टी का हम जिस तरीके से उपयोग करते हैं वो हमारा मृदा संसाधन। अब मृदा का जो निर्माण है वो कैसे होता है, इसको भी एक बार हमें देखना ज़रूरी है। तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। मतलब अगर हम कहें कि मिट्टी अगर आपने ख़राब कर दी एक बार, तो लगभग इसको दोबारा से बनने में 1 सेंटीमीटर बनने में ना लगभग 100 साल का टाइम लगेगा। तो इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 1 सेंटीमीटर को बनने में हज़ारों वर्ष लगेंगे। मैं तो सो ही बोल रही थी, लेकिन 1000 वर्ष का टाइम लग रहा है अगर किसी चीज़ को बनने में, तो मतलब इसका निर्माण बहुत ज़्यादा धीमी प्रक्रिया है। तो इसीलिए हमें इसका संरक्षण करने की ज़रूरत है। मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। शैल मतलब मैंने शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शैल क्या होते हैं, यानी धरती पे जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे कुछ शैलों का निर्माण होता है, तो उससे मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है। मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं ये। जैसे आपका तापमान ज़रूरी है, पानी का बहाव, ठीक है, पवन, तो इन चीज़ों से शैल जो हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों का भी योगदान होता है। तो इस तरीके से जब ये शैल टूट जाते हैं, शैलों में टूट जाती हैं, तो इस तरीके से मिट्टी का निर्माण होता है। अब मृदा के प्रकार,
तो जो मृदा है, मृदा कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे आपकी लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसके अंदर इसका निर्माण पानी से, नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है उससे होता है। काली मृदा हो गई, वन मृदा हो गई जो जंगलों में पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा हो गई, ठीक है। उसके अलावा एक होती है जिसे लैटराइट मृदा कहते हैं, ठीक है। अब जलोढ़ मृदा जो है ये क्या होती है, सबसे पहले हम इस पर ध्यान देते हैं। तो जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 45% क्षेत्रफल पर पाई जाती है, यानी लगभग उत्तर भारत का जो पूरा का पूरा एरिया है, जो आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये सारा का सारा एरिया, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया या बांग्लादेश वगैरह जो भी है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है यहाँ पर, ये क्षेत्र आपका जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। इस मिट्टी में पोटेश की बहुलता होती है और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होती है। रेड सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाई जाती है और आयु के आधार पर मिट्टी को हमने 2 भागों में बांटा है, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जिसे बांगर कहा जाता है, और एक नई जलोढ़ कहा जाता है, जिसे खादर कहा जाता है। बांगर मतलब पुरानी मिट्टी जो थी, जो बहुत पहले बनी थी, कभी जब आपका हिमालय पर्वत बना था उस टाइम पे बनी थी, और खादर जहाँ पर हमेशा बाढ़ आती रहती है, तो वो मिट्टी परत अभी भी उस पर जलती रहती है, डलती रहती है, तो वो खादर कहलाएगी। बहुत उपजाऊ तथा गन्ना, चावल, गेहूँ आदि फसलों के लिए उपयोगी है ये, मतलब यहाँ पर गन्ना, चावल और गेहूँ ज़्यादा उगाए जाते हैं। उसके बाद काली मृदा, काली मृदा जो है ये कपास के लिए सबसे अच्छी होती है, पहली तो बात, और ये देखने में इसका जो रंग है वो काला होता है, और इसीलिए इसका नाम रेंगुर मृदा भी है, ठीक है। इसमें टेक्नीफेरस, मैग्नेटाइट बहुत ज़्यादा होते हैं और जीवाश्म की उपस्थिति अच्छी होती है। इसमें बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण ये निर्माण होता है इसका। उसके अलावा इसमें आयरन भी होता है, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये बहुत बड़ी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। कपास की खेती के लिए ये बहुत ज़्यादा यानी सर्वाधिक उपयोगी है। उसके अलावा इसमें गन्ना वगैरह भी लगाते हैं। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार जो हैं, इनमें सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है मिट्टी, यानी काली मिट्टी बेल्ट एक होती है, उसी पर ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अब देखिए इस नक्शे में, देखिए ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रही होगी, तो यही है आपकी ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी, यहाँ पर थोड़ा गुजरात वगैरह में है। अब देखते हैं लाल और पीली मृदा कहाँ है। लाल और पीली मृदा लोहे के कणों की अधिकता के कारण इसका जो रंग है वो लाल हो जाता है और कहीं कहीं पीला भी दिखाई देता है। अम्लीय प्रकृति की मिट्टी, अम्लीय प्रकृति की मिट्टी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा एसिड वगैरह पाए जाते हैं। चूने के इस्तेमाल से उर्वरकता को बढ़ाया जा सकता है इसकी, ठीक है। इसमें ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर पाई जाती है। गारो खासी की पहाड़ियाँ जो हैं वहाँ सबसे ज़्यादा ये पाई जाती है, ठीक है, इस तरीके की मिट्टी जो होती है, ठीक है। इधर ये देखिए, ये आपकी काली मिट्टी, ये पीली मिट्टी कहाँ मिल रही है, राजस्थान में। लाल मिट्टी ये पूरी की पूरी देखिए गारो खासी जयंती है, यहाँ पर मिल रही है आपकी एल्यूवियल सॉइल। अब है लैटराइट मृदा, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और बहुत यहाँ पर बारिश भी होगी, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लैटराइट मृदा पाई जाती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम होती है, और यहाँ पर चाय और काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है, जैसे असम जो हो गया आपका, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पर ये लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर चाय और काजू के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। लैटराइट मिट्टी इस कलर की होती है, रेड रेड सी, ठीक है। फिर है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है,
मरुस्थल का मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है, तो ये मिट्टी की खासियत है, इसके अंदर रेत होता है। ठीक है, तो ये रंग लाल और भूरे रंग की होती है, रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें पानी बहुत कम होता है। ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत कम होती है इसमें, और उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाया जा सकता है इसको। ठीक है, अगर पानी की फैसिलिटी यहाँ पर ठीक की जा सके तो बनाई जा सकती है। इस तरीके की मिट्टी आप लोगों ने देखी होगी। फिर है पहाड़ी पाद यानी पिंड माउंट जोन, यानी जो पहाड़ है, पहाड़ के निचले हिस्से में जो पाई जाती है मिट्टी, उसे पहाड़ी पाद कहते हैं। तो किसान पर्वत या पर्वत श्रृंखला में तल पर पाई जाने वाले क्षेत्र, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पहाड़ी पाद अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाए जाने वाले क्षेत्र। ठीक है, फिर है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र है। इसका निर्माण लावा मिट्टी के द्वारा हुआ था। बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र तथा कपास की खेती के लिए सर्व उपयुक्त है। ठीक है, दक्कन ट्रेप कहाँ है? जो नीचे वाला एरिया है भारत का, वहाँ पर, जो आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर है, ये दक्कन ट्रेप है। ठीक है, चलिए एक बार मैप में भी देख लेते हैं। ये देखिए, जहाँ पर ये आपकी काली मिट्टी है और जहाँ पर ये रेड मिट्टी है, तो यही वाला एरिया है जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये ब्लू दिख रहा होगा, ये लेटराइट सॉइल है। येलो वाला एरोइड सॉइल है। अब वन मृदा कौन सी होती है? वन मृदा यानी जो जंगलों में पाई जाती है मृदा। तो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है ये वन मृदा। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव होता है इसका। नदी घाटी में मृदा दामोदर तथा सिल्टदार होती है। अधिसिल्क तथा ह्यूमस रहित होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें ह्यूमस बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि पहाड़ों पर ह्यूमस नहीं होता ना, इसलिए। अब देखिए खादर और बांगर में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। खादर जो है नवीन जलोढ़ मृदा है और बांगर जो है वो प्राचीन जलोढ़ मृदा है। खादर में अधिक बारीक व रेतीली होती है और जो बांगर है उसमें कंकड़ और पत्थर वगैरह ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जो खादर है वो बार बार नवीकरण संभव है, नया होता रहता है क्योंकि बाढ़ आती है ज़्यादा। और जो बांगर है इसमें बार बार नवीकरण नहीं होता, एक बार बन गई तो बन गई। खादर में नदी के पास डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदान में पाई जाती है, और जो बांगर है वो नदी से दूर स्तर पर पाई जाती है। मृदा अपरदन यानी मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रतिक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। जब मिट्टी खराब हो जाती है किसी प्रक्रिया से तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। अच्छा, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूल, ताकि आपको इस तरीके की वीडियो और मिल सके। अच्छा, सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन का मतलब वही मिट्टी का खराब हो जाना या मृदा अपरदन। ठीक है, तो मृदा अपरदन के क्या कारण होते हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है, सबसे पहला वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब जंगलों को काट देते हैं, पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। दूसरा अतिचरण, यानी पशुओं को बहुत ज़्यादा चरा देते हैं। निर्माण व खनन प्रक्रिया, यानी कोई भी ज़मीन तोड़कर, मतलब वो जंगल वगैरह साफ़ करके, या जब हम कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। प्राकृतिक तत्व जैसे पतन, हिमनद, जल। फिर कृषि के गलत तरीके हो गए, बहुत ज़्यादा हम उसमें केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। पवन द्वारा मृदा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा कर ले जाना, ये कुछ रीज़न थे मृदा अपरदन के। देखिए इसमें जैसे हम ट्रैक्टरों से जुताई वगैरह करते हैं गलत तरीके से, पहाड़ों को तोड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से धीरे धीरे मिट्टी ख़राब हो जाती है। मृदा अपरदन के समाधान क्या है? ढाल वाली भूमि, यानी हम जो ढाल वाली भूमि होती है, जैसे पर्वतीय भूमि होती है, तो वहाँ पर समुच्च रेखीय जुताई का यूज़ कर सकते हैं, यानी सीढ़ीदार खेती का वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ढाल वाली भूमि पर। दूसरा, बड़े खेतों को पट्टियाँ में बांटकर और उसके फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाकर हम इसका समाधान कर सकते हैं। खेत के चारों तरफ पेड़ों को कतार में लगाया जा सकता है, जिससे कि जो मिट्टी है
वो बड़े पेड़ उन मिट्टियों को सही से संभाल के रख सके, तो रक्षक मेखलाएँ बना सकते हैं। अति पाशुचारण को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए उपाय क्या हैं। पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, रक्षक मेखला बनाना, ठीक है, और घास की पट्टियाँ, इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली बात है जिसे कहते हैं अवनालिकाएँ। अवनलिकाएँ क्या है? तो जो बहता हुआ जल होता है वो मृत्तिकायुक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर जो पानी है उसने ज़मीन को काट दिया है और बड़ा सा खड्डा टाइप बना दिया, रास्ता बना दिया है, तो ये है अवनालिकाएं। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद आता है उत्खात भूमि। ये उत्खात भूमि क्या होती है? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती, उसे उत्खात भूमि कहते हैं। मतलब क्या होगा कि जो ज़मीन है वो ख़राब हो गई है, बंजर हो गई है, ठीक है, उस पर अब हम और कुछ उगा नहीं सकते, तो वो क्या है? उत्खात भूमि है। फिर अगली बात आती है जिसे कहते हैं खड्ड भूमि। खड्ड भूमि का मतलब है जो चंबल है, चंबल बेसिन में बहुत सारे इस तरीके के ज़मीन में खड्डे बन जाते हैं, तो इसे खड्ड भूमि कहा जाता है। फिर पवन अपर्दन होती है। पवन अपर्दन यानी हवा जो होती है उसके पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। जो पवन है बहुत बड़ी मात्रा में रेत को और मिट्टी को उठा के लेके जाएगी और वो दूसरी जगह फेंकेगी,